स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। तो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक जो पोर्शन कवर कर लिया है वो है हमारा करंट का बेसिक नॉलेज क्या है। उसके बाद हम कवर कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सारी टर्म्स, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। इससे अलावा बेटा बहुत ही सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। फर्स्ट टर्म का रेजिस्टेंस निकालना आपके लिए सबके लिए वो एक पजल टाइप से होता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। फर्स्ट टर्म हो गया बेटा। इसी तरह सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस पूरे मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपकी हेल्प करे, इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किया रेजिस्टेंस का। तो करंटली हम कॉम्बिनेशन पे फोकस कर रहे हैं एंड प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात ये आती है हमारे सामने कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें साथ इंपॉर्टेंट थी, आपको रिमेंबर हो तो। सीरीज का नाम आती है क्या दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। सीरीज का नाम आते आना चाहिए करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। यदि रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस सेम हो तो बात अलग हो सकती है। सो करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस, ये नाम हमारे सामने आना चाहिए सीरीज का आते ही। और इसका डेरिवेशन किया था हमने, आप सभी बच्चों को पता होगा। डेरिवेशन बहुत सिंपल आ जाता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टिल Rn। तो इस तरह से डेरिवेशन आता था, n होते थे तो nr के बराबर आ जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे सामने जो हमें अच्छे से करना है, दैट इज रिलेटेड टू हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो साथ बने रहे हमारे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट को सीखे। यार एक बात सिंपल सी है, कंसेप्ट यदि आ गया तो काफी मजा आने वाला है, और वही हिस्ट्री में प्रॉब्लम रही तो फिर काफी प्रॉब्लम्स होने वाली है। और बिलीव मी, एक बार लेक्चर देख लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं जब कॉम्बिनेशन शुरू किया था। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? जब काफी सारे वायर्स इस तरह अरेंज हो कि या तो दो बातें से होती है बेटा, या तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, या फिर दूसरी बात कि उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। मेरी बात ध्यान से समझिए, क्या होता है नॉर्मल पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स यदि रेजिस्टेंस के सेम है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देंगे। बट जो मोर इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि हमारे पास में हो सकता है कि आगे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जब देखेंगे तो ये होगा कि हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि वो पैरेलल में है, बट पोटेंशियल को हम लिखेंगे तब पता चलेगा अच्छा इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम था, मतलब इनको पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह के सारी कंसीडरेशंस वगैरह आएगी हमारे साथ में, तो बने रहे साथ देखने के लिए। सारा अच्छे से पूरा एडवांस लेवल तक देखेंगे हम। चलिए, so two or more than two resistors are said to be connected in parallel if same potential difference exists across each of the resistors. In parallel combination, one end of all resistance is connected to one point and other end connected with the other point. समझ आया? जैसे डायग्राम में तो दो बातें हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सबके क्रॉस तो उनको पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है एक तरह से, ठीक है। सो इस तरह से हो कि उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और इनिशियल और फाइनल एंड पॉइंट एक तरह से सेम माने जा सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। थ्री रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, R1, R2, R3 किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फटाफट से। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हैव टू एंड पॉइंट्स A एंड B। A एंड B दो एंड पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे each resistance is connected to A and other end of each resistance is connected with point B। तो दूसरा एंड पॉइंट B से कनेक्टेड है। पॉइंट्स A and B are parallel, combination is connected to a battery of EMF V। तो बेटा ये सर्किट का डिस्क्रिप्शन है। देखिए आपसे कभी भी ये डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्टिव क्यों ले रहा हूं वे साथ में, क्योंकि आपसे कभी भी यदि बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन के साथ समझाना होता है, डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना होता है। लेकिन से बोर्ड ने यही पूछ दिया कि हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करके बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो आपको क्या करना होगा ऐसे टाइम पे, आपको पूरा डिटेल में वो समझाना रहेगा कि क्या हमने लिया, क्या माना है, सर्किट डायग्राम को समझाना पड़ेगा। तो वो सब बताने के लिए मैंने सारा सब कुछ इंक्लूड किया है, तो आप यहां से इसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, तो देखो बेटा हम यहाँ पे एक बार मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूँ।
ताकि हमें क्लियर हो सके। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं कैसे बना रहा हूँ। 3 रेजिस्टेंस लेके हम प्रूफ करते हैं जनरली। ये 3 रेजिस्टेंस थे, एक बैटरी हमने ऐड कर दी वी पोटेंशियल की, वही R1, R2 और R3। ठीक है जी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये सिंबल इक्विवेलेंस को बताता है। हम चाहते हैं इन तीनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, इन तीनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे, जिसे हम R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, और V। यही हमने सीरीज में किया था। वी वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम विद अ सिंगल रजिस्टर वैल्यू। ओके, सो देखिए कैसे कर लेंगे। अब आगे यहां से देखो बेटा, आई करंट निकला। अब पैरेलल का नाम आते क्या दिमाग में आना चाहिए, जैसे सीरीज के लिए हमने रिमेंबर किया था, पैरेलल का नाम आते ही आना चाहिए वी सेम और आई डिफरेंट। इस तरह से बेटा याद रखते हैं, सीरीज आई सेम वी डिफरेंट, पैरेलल वी सेम आई डिफरेंट। तो ऐसे करके हम इसको रिमेंबर रखा करेंगे। तो आई डिफरेंट का मतलब हुआ बेटा सब में अलग अलग आई जाएगा। तो आई यहां से टूट के I1 मान लो, इसमें I2 और इसमें I3, तीनों में हमने तोड़ दिया, और यहां से तो टोटल आई है। अब देखिए सब बच्चे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से समझ लो, आगे जाके किरचॉफ के लॉ से बोल देंगे, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जितना करंट या जितना चार्ज यहाँ आया वही 3 टुकड़ों में टूटा है, तो इसलिए टोटल करंट बराबर यहाँ का करंट। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहां से देखो R1 में करंट I1 है, पोटेंशियल V है सबके अक्रॉस। सो V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2 एंड V इक्वल टू I3 R3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 इक्वल टू V डिवाइड बाई R1, I2 इस फॉर्मूले से V डिवाइड बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V डिवाइड बाई R3। आई होप आप बच्चों को सबको समझ में आ रहा होगा ये। आगे देखिए, सो I वैल्यू किसके बराबर हो गई, V मल्टीप्लाई बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो बेटा, एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट हम यहां से देखते हैं कॉम्बिनेशन से। क्या कॉम्बिनेशन से मैं लिख सकता हूं I विल बी इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। सोच के देखो, इस कॉम्बिनेशन से क्या लिख सकते हैं हम, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले में यूज किया, देखिए क्या वैल्यू आ गई, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। सो यहां से हम उसकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट विल कम्स आउट टू बी V इनटू, ये फैक्टर आ जाएगा 1/R1, और V से V का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो V से V गया, वैल्यू क्या आई हमारे पास में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टिल एंड, जहां तक भी जाना चाहे वहां तक जा सकते हैं। डेरिवेशन का हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्या हुआ, हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हमने ऊपर नीचे जोड़े हुए हैं, उनको कंबाइन करके एक सिंगल रजिस्टर बनाना है। बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया, हमने सिंपली ये किया कि हमने पहले उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करंट लिख लिया, क्योंकि आई टूट रही थी 3 टुकड़ों में, I1 I2 एंड I3। तीनों टुकड़ों से हमने I1 I2 I3 लिख लिया। फिर हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन से I लिख लिया, उन सब की वैल्यू को इक्वल कर दिया, फॉर्मूले में रख दिया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में। जैसे ही फॉर्मूले में पुट किया, आपने देखा V कॉमन था, वो कट गया और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो काफी अच्छा और काफी सिंपल सी बात है, अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह बेटा, यदि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ये ध्यान रख लेंगे हम। ध्यान से देखो, यदि n रेजिस्टेंस है तो n को ऐसे उल्टा करके जोड़ेंगे। यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बच्चे कई बार मिस्टेक कर जाते हैं कि जैसे 1/r निकाल रहे हैं, 1/2 प्लस 1/3 लेटेस्ट से प्लस 1/4, तो बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको उल्टा करना भूल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, इसको उल्टा करना भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कि 1/r आया है, 1/r इक्विवेलेंट आया है, ये r इक्विवेलेंट नहीं है। तो सवाल सॉल्व करके उसका रेसिप्रोकल करना जरूर याद रखना है हमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो, इफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड, यदि n रेजिस्टेंस बेटा पूरे सेम है, जैसे कि r का ही है, दूसरा भी r का है, इसी तरह n, इस तरह से n जुड़े हुए हैं, तो सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा n/r 1/r इक्वल टू, और ये r आ जाएगा r/n। तो ये बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, सीरीज में होता है nr और पैरेलल में होता है r/n।
तो यही से हम आगे बढ़ सकते हैं, यही से समझने की बात है, ये समझ में आता है तो हम आगे के सवाल सोल्व करते हैं फिर। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात। चलो देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। तो आप सबको ध्यान में रहना चाहिए आर और आर बाई एन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। चलिए आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी सेम, ईच रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये आपको। इफ R1, R2 and R3 are values of resistance connected in series and if R1 greater than R2 greater than R3 greater than Rn, मतलब सब बड़े हैं, the current flowing in these case will be I1, I2, I3 where I1 less than I2। अच्छा बेटा इसका मतलब क्या हुआ समझो, जो करंट जाता है I1, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 अप टिल रेशियो IN, that will be equal to 1 by R1 रेशियो 1 by R2 रेशियो 1 by R3 अप टिल रेशियो 1 by R1। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अपोजिट इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी थोड़े देर में देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस आने वाली है और कितना ज्यादा काम आता है ये। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। यदि आपको ये सब समझ आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिलीव मी, मैं ये मानता हूँ यदि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरी कोई कमी है इसमें, मैं कुछ ना कुछ अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो आप जरूर बताएं, उसको उस तरह से और इम्प्रूव करके समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, मजा आया भाई, समझ आ गया हमें ये कि करंट जो होता है पैरेलल में वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बच्चे अलग से लिख लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तीसरा देखो, ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, मेनली ये इस वे में लिखा होना है। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द लीस्ट, सिंपल सी बात है। तो अब आपके पास दो बातें तो ये आ गई, यदि कोई हमें कुछ रेजिस्टेंस दे दे और पूछे हाईएस्ट कितना होगा, तो हाईएस्ट का आंसर कितना है, कैसे निकालेंगे, सीरीज से। हाईएस्ट पूछता है तो वो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से, और यदि लोवेस्ट पूछता है तो वो किससे आएगा, लोवेस्ट पूछे तो वो आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी फ्रॉम सीरीज एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस विल बी कमिंग फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ाए कहानी को। चलिए जी देखिए, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह से रिलेटेड, और काफी मजा आने वाला है, अच्छे से करेंगे। तो आप क्या करें, पहले पॉज करें वीडियो को और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद फिर आंसर मैच करना है कि हम कितना सही कर पाए हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो, इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी। तो ये तो बहुत आसान है। अब देखो बेटा क्या होता है हमारे पास, अब हमें मिक्स्ड सर्किट्स मिलेंगे जनरली। मिक्स्ड का मतलब क्या है, सीरीज भी होगा उसमें कहीं कहीं छुपा हुआ, प्लस पैरेलल भी होगा। अब हमें किसी तरह है वो आइडेंटिफाई करने होंगे, तो पहला काम तो यही हो जाता है कि सीरीज और पैरेलल को आपस में हम आइडेंटिफाई करके निकाल ले। बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आने वाली भी है। चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत में। ए से बी, बी से सी तक है। अब करंट वगैरह की बात है, पहले तो ये देखो कि इसमें कौन सा पैरेलल या कौन सा सीरीज डायरेक्टली दिख रहा है। आप देखते हो तो आपको नजर आता है, अरे वाह ये तो पैरेलल में है। पैरेलल को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, पैरेलल है सर्किट। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकाले। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और बात डिस्कस कर लूं आपसे, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ, इसी क्वेश्चन के थ्रू कर लेता हूँ। बेटा दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है, आप इसे नोट करेंगे अलग से नोट लगा के, टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। इसको एक स्टार, 2 3 4 जितने स्टार मारने हैं मार लो। तो टू रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है जिनका रेजिस्टेंस है R1 R2, तो आप देखेंगे आई कैन राइट 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो R1 R2 एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। जैसे वो रेसिप्रोकल करूंगा तो R का फॉर्मूला आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सब बच्चे ध्यान में रखेंगे, हमेशा आधे रात को भी फॉर्मूला याद में रहना चाहिए कि क्या होता है R विल बी इक्वल टू, दो पैरेलल में हो, कब, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R का फॉर्मूला याद रखोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या पावर है इसकी, पावर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दूसरी तरफ। देखो क्या पावर है इस फॉर्मूले की। कोई मान लो यहाँ पे पूछते हैं
मैं आपको दे दूं बहुत सारे, आप चुटकियों में विदाउट सॉल्विंग आंसर बताओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं R1 R2 की वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारी, 4 6 2 5, जो मन आया वो लिख सकता हूँ, 6 8 और ले लो 12 16 लो आराम से। अब कोई बोले इनका इक्विवेलेंट बताओ, बहुत आसान है, क्या करोगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। सो प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम करते हैं आंसर आएगा। देखो 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 10, सो 24 बाई 10। आगे सॉल्व करते रहेंगे, अभी के लिए इतना छोड़ रहे हैं ना, कितना आसान है। 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 7, 8 6 जा 48 डिवाइड बाई 14। यहां से देखो फटाफट से, थोड़ा सा दिक्कत आएगी बट आप देखोगे तो 16 10 जा 160 और 32, सो इट इज 192 डिवाइड बाई 28। लो कर दिया सोल्व। बताओ कितना फास्ट कर दिया। ये आप भी कर सकते हैं, सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और काम खत्म, दी एंड। दो की प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व होगी, ऐसे, ठीक है, विद इन सेकंड्स सॉल्व होगी दो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम्स। ओके चलिए देखिए, यहां से देखते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास में R1, तो ये दोनों पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, तो क्या आएगा, मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R4 मल्टीप्लाई बाई 4/8। सो इसका आंसर आ गया 2। आया समझ में, तो ये 2 आ गया और ये 2 इसके सीरीज में। अब देखो सर्किट नेक्स्ट कैसा बन गया, नेक्स्ट ऐसा बन गया, ये 2 ऐसे नेक्स्ट बनाते रहना चाहिए, ये 2 कि ये दोनों सीरीज है, सीरीज में डायरेक्टेड हो जाते हैं। तो इस सर्किट का नेट जो R इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 4 ओम के बराबर। बोलो क्या समझ आया कि नहीं आया। यहाँ अच्छा, आप जब बोर्ड में करेंगे तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको साथ में, ठीक है, कि इन दोनों का ये फॉर्मूले से हमने फाइंड कर लिया। यदि आप ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखें हमेशा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 केस। यदि 2 से ज्यादा लेंगे तो ये काम में नहीं आ पाएगा हमारे पास में, तो फिर वही वाला 1/r वाला यूज करना है। बट कैलकुलेशन 2 मेनली 2 आते हैं और इवन 2 में ब्रेक कर सकते हैं हम। तो 2 के लिए करने के लिए बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़े कहानी को, चलो बहुत अच्छा देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सर्किट आ गया हमारे पास में, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। तो ए और बी टर्मिनल्स के बीच में हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सर्किट, चलिए बच्चों, तो हम कहाँ पे थे कि हमें बेटा यहाँ पे दिखने में नहीं नजर आ रहा था। मैं इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में है क्या, फर्स्ट वाला डायग्राम, ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है। तो हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि ये 5 ओम के बराबर है। यहाँ से बेटा इधर जाते हैं तो इस तरह से सर्किट टूट रहा है, दिस इज 7, दिस इज अगेन 5, यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। तो ये इक्विवेलेंस हमें पूछा है ए और बी के बीच में, तो ये सर्किट है, ठीक है। तो वहां पे एक हल्का सा मिस्टेक ये हुआ कि हमें ये वैल्यू नजर नहीं आ रही थी, तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले छोटे छोटे लंच फाइंड करो, छोटे छोटे ग्रुप्स फाइंड करो, हमें समझ आएगा कि ये वाला जो है ये वाला पैरेलल में है। तो पैरेलल का बताओ कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा डायरेक्ट। सो 6 3 जा 18/9, तो ये आ गया 2। अब देखो ये दोनों सीरीज में बराबर दिख रहे हैं हमें, तो 7 और 5 का कितना हो जाएगा 12। इसी तरह देखेंगे तो अब इसको आगे सॉल्व लिख लेते हैं, बना लेते हैं। देखो क्या आया, ये 5, ये 12, नीचे बेटा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और ये सिचुएशन ऐसे है। अब देखो 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 के बराबर, तो ये दोनों का 6 हो गया इन दोनों का, ठीक है। अब 12 और 6 पैरेलल में है, तो 12 और 6 पैरेलल है तो क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 6/18, तो इसकी वैल्यू आ गई किसके बराबर 4 के बराबर। तो जो नेक्स्ट सर्किट हो जाएगा दैट विल बी लाइक दिस, ये कितना आ गया 5, ये आ गया 4 और ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो देखो बेटा समझ आने की बात क्या है कि हमें क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स को पकड़ना है जो हमें सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहे हैं, उन छोटे छोटे चंक्स की हेल्प से ही हमें आगे बढ़ के इसे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ गया बात सभी को। यदि कोई डाउट हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताए। चलिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम फटाफट से कि जिनसे थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगी हमें। ओके चलिए, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि कैसे करेंगे इसको। मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, अब के बार हम करंट डिवीजन से रिलेटेड ले रहे हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 4 ओम और इसकी वैल्यू मान लो 6 ओम, और जो करंट यहाँ पे आ रहा है, ओके, दैट इज इक्वल टू, लेट्स से कितना मान ली इसको, कोई भी वैल्यू मान लो, 9 एम्पियर ले लो, ठीक है। अब जो भी आंसर अच्छा आएगा नहीं आएगा, मनमर्जी से वैल्यूज लिए, ठीक है। यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2, हमें फाइंड करना है I1 एंड I2। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस। इसको 10 ले लो ना, शायद थोड़ा अच्छा आंसर आ जाए में भी। सो 10 एम्पियर ले लिया। अब हमें बताना है कि इस सर्किट से कितना I1 और I2 होगा। तो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने को आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करें, देन फिर मैं बताता हूं, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला तरीका मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड, उसमें मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा। सो मेथड 1 में क्या करते हैं हम, आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 10। सो दिस इज द आर इक्विवेलेंट। ओके, सो ये कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट के बराबर आ गया हमारे पास। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जब आर इक्विवेलेंट आ गया और नेट करंट हमें पता है, तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं। V होता है IR, तो V होता है IR इक्विवेलेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 24 बाई 10। सो वो वैल्यू आ गई मेरे पास में 24 वोल्ट। तो इस सर्किट को मैं ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं, ध्यान से देखना मेथड 1 में इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कुछ, और इस पूरे से मान लो एक बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज ऑफ 24 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है 10। तो पहले मेथड में हमने क्या किया कि एक बैटरी बना दी इसके इक्विवेलेंट की हेल्प से। अब देखो, अब तो बहुत आसान हो गया, 4 और 6 है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो I1 I2 कैसे निकाले। I1 विल बी इक्वल टू 24 बाई 4 दैट इज 6 एम्पियर, और I2 विल बी इक्वल टू 24 बाई 6 दैट इज 4 एम्पियर। तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका हमारा। नेक्स्ट तरीका देखते हैं मेथड नंबर 2। अब आप देखते जाइए हम कितने मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 में यहां सॉल्व करता हूं, देखिए बच्चों बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। सो दूसरा मेथड हम काम में लेंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे रेशो वाला काम में लेंगे। आप सबको पता होगा कि हमने बोला, सिखाया था आपको कि I1 रेशो I2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 रेशो 1 बाई R2। बहुत अच्छी बात। तो बताइए क्या करें, पहली इक्वेशन तो आएगी, देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू 10, ये तो एक इक्वेशन हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन कहां से बनाए, यहां से बनाएंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 डिवाइड बाई I2 दैट इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। चलिए बहुत बढ़िया बात, वैल्यूज रख दो R2 R1 की। मैं इसको R2 मान लेता हूं, इसको R1 बोल देता हूं जिसमें I1 बोली। सो I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू है 6, R2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 4, सो दैट कम्स आउट टू बी 3/2। यहां से साफ पता चला कि जो I1 आ रहा है वो आ रहा है 3/2 I2। I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ गया 3/2 I2 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 10। सो यहां से देखोगे तो 5 I2 इक्वल टू 20, I2 की वैल्यू आ गई 4, I2 की वैल्यू यहां रखूंगा तो I1 आ गया 6। क्या समझ आया सब बच्चों को। दूसरा मेथड हमने यूज किया रेशियो की हेल्प से। अच्छा, और तरीका है, बिल्कुल रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका सेम है, बट उसमें हम रेशियो जो हमने इस तरह से किया इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, देखिए आइए। सो मेथड नंबर 3 में मैं क्या बोलूंगा आपको, ध्यान से देखोगे सभी बच्चे। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपली वही, यही कंसेप्ट तो यही यूज करेंगे, बस रेशियो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो, सो यू ऑल नो I1 रेशियो I2 की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 4 रेशियो 1 अपॉन R2 दैट इज 6। आप क्या करो, इनको इनके LCM से मल्टीप्लाई कर दो। तो LCM से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा LCM से, ठीक है। तो LCM से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3/2, ठीक है। सो आपके पास में आ गया I1 रेशियो I2
इक्वल टू 3:2, जो यहाँ भी आ गया था। अब क्या करो, इसको बहुत अच्छे से करो। I1 को मान लो 3x और I2 को मान लो 2x, बस काम खत्म। वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में I1 प्लस I2 में, तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो I2 आ गया 4, I1 आ गया 6। बता आया कि नहीं आया समझ में? बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो देखो 3 तरीके से सेम सवाल को, वैसे देखा जाए 2 तरीके हैं, बट ध्यान दे तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, जिसमें हम रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करना आपको आना चाहिए। ओके, तो इसमें कोई डाउट किसी तरह का नहीं रहना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखे आप करेंगे, जिसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं मैं। क्या ले लूं, 2 मान लो, 4 मान लो, 8 मान लो। तो ये 4 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम का। ठीक है, अब अगेन सवाल सेम तरह का है, तुम्हें यहां से आई दिया हुआ है, दैट आई इज इक्वल टू कितनी ले, जो भी आंसर आएगा निकाल ही लोगे, रेशियो तो है, क्या करना है। सो एक काम करते हैं, 14 एम्पियर ले लेते हैं, देखा जाएगा जो आएगा। सो 14 एम्पियर करंट ले लिया। हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है वही I1, I2 और I3, ये आपको फाइंड करके निकालना है। तो आप अब क्या करोगे, इसको वीडियो को पॉज करो और जो मेथड प्रीवियस सिखाया मैंने उस मेथड को यूज करते हुए इसका आइडेंटिफाई करो। मैं यूज करता हूं, मैं वाला जो वाला यूज मेथड अच्छा लगता है वही यूज करूंगा। सो मैं क्या लिखूंगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/8। तो 8 इनके एलसीएम कितना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4:2:1। अब क्या कर लूंगा, I1 को मान लूंगा 4x, I2 को मान लेंगे 2x और I3 को मान लेंगे x। बस I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू है 14, I1 की वैल्यू है 4x प्लस 2x प्लस x। देखो तो 4 2 6 और 1 7, सो 7x इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आपको लगा होगा बीच में मैंने पॉज लिया था वैल्यू लिखने के लिए, बच्चों याद करोगे तो पता चलेगा आई टुक अ पॉज टू राइट दिस वैल्यू। तो सोचो मैंने मन ही मन कैलकुलेट कर लिया था कि कितना आने वाला है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो प्रैक्टिस जब होती है तो आप बहुत जल्दी ये काम कर सकते हो सारे, ठीक है। सो वो समझ में आने की बात है आपके। सो x की वैल्यू आ गई, तो ये 2 एम्पियर हो गया, ये कितना हो गया जी 4 एम्पियर हो गया, ये हो गया 8 एम्पियर, और टोटल सम करके देख लो 14 आ रहा है। तो आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पे बातें समझ आई होगी। इन पे अब बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करने के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं बेस्ड ऑन द सिमेट्री, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां मैं सिमेट्री कंसीडरेशंस डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी को वो बहुत अच्छे से हैंडल करना है और बहुत अच्छे से करना है। ओके, सो मेन तो वही है बात, यदि अच्छे से कर लेंगे तो काफी अच्छे से सारा काम हो जाएगा। कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं। आपको अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। थैंक्स।